अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बजट 2020 पेश कर दिया गया है आज ऐवान के अंदर। ये कैसा बजट है, खास तौर पे जब कोरोना के पेश नजर दुनिया में हर तरफ हम देख रहे हैं कि एक क्राइसिस है। पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया है वो कैसा है, उसको हम किस तरह रेट करेंगे। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। इसके बाद कि अवाम की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। बजट का एक बड़ा भारी सा थद्दा आता है जिसमें मोटे मोटे अल्फाज होते हैं, कुछ जो फिगर्स का हेर फेर होता है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी पे इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये प्राइमरी सवाल है जो आप भी जानना चाहते होंगे, मैं भी जानना चाहती हूँ। इसके बाद बात होगी क्या अब मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ दोबारा पाकिस्तान बढ़ सकता है। बजट के बारे में तो बात करनी ही है, लेकिन जो लूमिंग क्राइसिस है कोरोना का, जो अब ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, उसमें अब हुकूमत क्या अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको शिफ्ट कर सकती है, रीअसेस कर सकती है। इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं जी। आज का जो बजट सामने आया इसमें बहुत से मोटे मोटे भारी भारी अल्फाज हैं, उनको कोशिश की कि हम आसान करके आपको बता दें। और ये जो बजट के जो लबे लबाब है कि इसमें क्या रिलीफ मिला है, क्या चीजें जो है उनमें क्या तब्दीली आई है, तो हमने आपके लिए ये छोटा सा एक तैयार किया है मालूमाती तौर पे बताने के लिए कि हुआ क्या आज के बजट में। बजट 2020-21 में आपको हम बताएं कि कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया है। 71 अरब रुपए का ये बजट है। अगेन ये एक आम आदमी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये जानना चाहता है कि मेरी जिंदगी में क्या फर्क आएगा कि नहीं आएगा। की जो तखमीने हैं, कुल आमदनी का अंदाजा, टैक्स आमदनी, नॉन टैक्स आमदनी, ये तमाम हमने ब्रेक डाउन कर दिए हैं ताकि आप लोग एक नजर इसको देख सकें। जीडीपी ग्रोथ के हवाले से जो इसमें हदफ रखा गया है वो ये है कि 0.4 से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाए। और दूसरा, करंट अकाउंट का जो खसारा है उसको 4.4% तक महदूद रखा जाए। महंगाई की शरह के बारे में बात की गई है, इसको 9.1% से कम करके 6.5% तक लाया जाएगा। सरमायाकारी बढ़ाने की बात की जा रही है कि 25% इजाफा किया जाएगा। शोबा सेहत के लिए 20 अरब रुपए। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्राइसिस, पाकिस्तान के पूरी दुनिया में इस वक्त जो है कि इमरजेंसी क्राइसिस है हेल्थ के सेक्टर में। 20 अरब रुपए पाकिस्तान ने इसके लिए मुख्तस किए हैं। आला तालीम के लिए 74 अरब है। शोबा तालीम इस्लाहात के लिए 5 अरब है। सब्सिडीज की बात हो रही है। तवानाई, खुराक और दीगर शोबों में हुकूमत जो है वो सब्सिडी के लिए 179 अरब रुपए सवा मुख्तस कर रही है। जो कोरोना रिलीफ पैकेज है, जो खुसूसी इस बजट के अंदर जिसका जिक्र किया गया है, उसमें जो बात की जा रही है वो है कि जी तिबी शोबे, तिबी आलात और हिफाजती लिबास के लिए 75 अरब रुपए अलहदा कर दिए हैं। पनाह गाहें और जो गरीब अफराद के लिए जो रिलीफ देना है उसके लिए 150 अरब रुपया हुकूमत ने अलहदा किया है। दिहाड़ीदार मुलाजमीन के लिए 200 अरब रुपया। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी की बात हो रही है उसमें 50 अरब रुपया। एफबीआर टैक्स रिफंड के लिए 100 अरब रुपए। गैस बिजली के मौखर बिलों के लिए 100 अरब रुपए अलहदा किए गए हैं इस कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत। ताजरों के लिए 50 अरब रुपए की बात की जा रही है। छोटे कारोबार के लिए खसूसी पैकेज की बात की जा रही है, तो उसमें गवर्नमेंट 30 अरब रुपए की यहाँ पर रिलीफ दे रही है। ज़राअत रिलीफ पैकेज है 50 अरब रुपए का। इमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए है। एहसास प्रोग्राम पे खास तौर पे हम देख रहे हैं कि नजर करम है 187 अरब से बढ़ाकर 208 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट, बैतुल माल और दीगर महकमों के लिए मुख्तस किया गया है। इसके अलावा जो इस्लाहाती एजेंडा है, रिफॉर्म्स की बात की है, किफायत शारी और इदारों की तंजीमें नौ। इस हम देख रहे हैं कि 43 इदारों की निजकारी के लिए 8 गैर फाल इदारों को खत्म करना, 14 इदारे सूबों के हवाले करना, 35 इदारे दूसरे इदारों में जम करना। ये हुकूमत ने अपने इस साल के लिए जो अहदाफ है वो बना लिए। हमाद अजहर साहब ने आज जो गुफ्तगू की है पार्लियामेंट के अंदर, जरा हम उसका एक झलक देखते हैं। क्या मिला जनाब स्पीकर? 2018 में हमारी हुकूमत आई तो हमें एक मौशी बहरान विरसे में मिला। मुल्की कर्ज 5 सालों में दुगना होकर 31,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका था, जिस पर सूद की रकम की अदायगी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। तजारती खसारा 32 अरब डॉलर की हद तक पहुंच चुका था, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों में एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। बजट खसारा 2300 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका था। बिजली का गर्दिशी कर्जा 485 अरब रुपए की अदायगी के बावजूद 1200 अरब रुपए की इंतहाई हद तक जा पहुंचा था। सरकारी इदारों की तामीर नौ ना होने से इनको 1300 अरब से जायद के नुकसानात का सामना था। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से घटकर 10 अरब डॉलर से कम रह गए थे, जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब आ गया था।
जनाब, ये जो भी हुकूमत होती है वो इससे पहले अपनी जो पिछली हुकूमत है उसकी हमें बताती है कि क्या कारकर्दगी रही है, और इसकी वजह से हमें जो है इस वक्त है ये सख्त शराइत लगानी पड़ रही हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछला बजट है, का दूसरा बजट है। पहला बजट ये पेश कर चुके हैं। अब जी इससे आगे की जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें हुकूमत को खुद भी कुछ यहाँ पर स्टेप अप करना होगा। अपने मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं। नफीसा शाह साहिबा है पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ हमारे एक रवायती तरीका है जी कि जब भी कभी बजट पेश होगा, मुझे तो अपनी लिविंग मेमोरी में याद नहीं है कि बड़े आराम से पेश किया गया और अपोजिशन की तरफ से बार बार हंगामेबाजी या वहां पे नारेबाजी ना की गई हो। आज उस रिवायत को बरकरार रखा, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का एक उसूल तय था, तो वरना तो हम देखते हैं कि स्पीकर के जो डाइस है उसके पास एक हल्का सा बना लिया जाता है, जो वजीर तकरीर कर रहे होते हैं उनके खड़े होकर पास टेबल बजाए जाते हैं। आज वो तो नहीं हुआ, लेकिन हस्बी रिवायत जो एक ऑपोजिशन ने भी अपनी बरकरार रखी है, जो एक ट्रेडिशन के, आज वो वॉकआउट भी किया, वो नाराज भी हुए, उन्होंने नारेबाजी भी की। बहरहाल लगता है कि ये एक बजट का एक वतीरा सा बन गया। इसके बगैर अब शायद बजट की तकरीर भी हमें नामुकम्मल लगती है। आगाज करेंगे मलिक अहमद खान साहब, ये बजट जो है, अब ये बात तो सही है कि इस वक्त कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। ऐसे में भी मैं भी देख रही थी गवर्नमेंट ने जैसे तैसे कोरोना रिलीफ पैकेज के लिए पैसे निकाले हैं। पैसे हैं नहीं हमारे पास, ये भी हमें मालूम है, और उसी में मैनेज करना है, उसी में एडजस्ट करना है। तो ये बजट जो है ये कैसा है आप? जी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दो बड़ी क्लियर बातें इसमें कि एक तो मतलब एक बजट डॉक्यूमेंट जो होता है ये बेसिकली रियलिटी टारगेट्स फिक्स करता है। ये थोड़ी सी अपनी ये इंडिकेशन ज़रूर देता है कि कितना हकीकत पसंदाना है। समहाउ एक तो ये बड़ा आमियाना सा, कोई इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, लेकिन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में, इन क्राइसिस के टाइम्स में जो कि एक प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, बहुत कम एलोकेशंस हैं कोविड रिलेटेड या हेल्थ सेक्टर्स के लिए। जितना भी किया है वो थोड़ा है, और इससे ज़्यादा कुशन प्रोवाइड किया जा सकता था। क्योंकि अभी जब ये बजट पेश किया जा रहा था तो उस वक़्त ये अब बज़ाहिर तो ये लग रहा था इट्स क्वाइट डायरेक्शनलेस, कोई बड़ी एक इसमें इन सिचुएशंस में क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए, यानी इस मुश्किल सूरत हाल में किस अंदाज से आगे चला जा सकता था, उसके ऊपर भी कोई ख़ास हमें कोई एक विजन स्पीच होती है बेसिकली। तो इट वाज ऑल दी नंबर्स भी क्या थे जिनमें हार्डली कोई रिफ्लेक्शन मिल रही थी कि कितनी इनके अंदर वो है कि जिसमें कुछ रिलीफ हो, गरीब आदमी के लिए रिलीफ हो। अब देखें ना, जैसे इन्होंने एहसास प्रोग्राम में आपने कहा कि उसके ऊपर कोई एलोकेशंस किए थे, वो तो एक ऑलरेडी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट साल में 3-4 दफ़ा पहले ही इस टोन पे पहले सेट कर चुकी है, स्पेस पे सेट कर चुकी है। तो वो कोई कोरोना रिलीफ एक्टिविटी जो एक बड़ी अजीबुल मंतक बहस खोली इन्होंने, पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी, और फिर उस पर कुछ खातिर खा नताइज भी नहीं मिल सके। और आज जब मलिक साहब थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसलिए करेक्ट करना चाहूंगी, बिकॉज यहाँ पे जो एलोकेशंस की बात थी ना वो बढ़ाई गई है, और उसको कोरोना रिलीफ पैकेज के में ये बात मेंशन की गई है कि जी हमने छोटी इंडस्ट्री को क्या रिलीफ देना है, बड़ी इंडस्ट्री को कितना रिलीफ देना है, गैस बिजली की जो मौखर बिल है उसमें हुकूमत कितना पिच इन करेगी। तो ये तो बड़ा डिटेल छोटे इन्होंने हर तकरीबन एरिया को यहाँ पे केटर किया। इज इट इनफ? नो, ऑफ कोर्स इट्स नेवर इनफ। लेकिन आप जो डायरेक्शनलेस बात कह रहे हैं, क्या ये वाकई डायरेक्शनलेस? नहीं मारिया, देखें बेसिकली मेरा आर्गुमेंट इससे डिफरेंट है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले 3 माह से, जब से कोरोना के क्राइसिस आए हैं, इस बात पर इंसिस्ट किया कि हमें इकोनॉमी को साथ चलाना है और पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया। तो वो रिफ्लेक्शन इन नंबर्स में नहीं है कि जिस वजह से आपने लोगों को मौत के मुंह में धक्का दिया, आपने लॉकडाउन इसलिए तोड़े, पब्लिक सेफ्टी इसलिए कॉम्प्रोमाइज की कि जॉबलेसनेस क्रिएट ना हो। तो क्या है जॉब क्रिएशन के लिए आफ्टर कोरोना इसके अंदर? नथिंग। अच्छा, जिन बिजनेसेस ने हिट लिए है उन बिजनेसेस का तो जो ये कह रहे थे कि 40% ऑफ द जॉब जो है वो बेसिकली छोटे बिजनेसेस के साथ है, तो क्या उस सेक्टर में किया? कुछ भी नहीं, पिछले के साथ कोई खास इंक्रीज नहीं है। इसी तरह ये बात कर रहे थे कि अब बिजनेस फ्रेंडली होगा, तो बिजनेस फ्रेंडली में
کیا کون سی ایسی امپلیکیشن آئی جو پچھلے سے ہم کمپیئر کریں تو اس انوائرمنٹ میں جب کرونا نے بہت بیڈلی ہٹ کیا ہے تو اس میں کون سا نمبرز اتنے بڑے کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑا. جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وہ ٹارگٹس بھی انریزنیبل ہیں, بالکل ریئلٹی سے دور ہیں. یہ تو مائنس گروتھ میں کھڑے ہیں. یہ کہاں کی پروجیکشن دے رہے ہیں جی ڈی پی کے کھانے. اٹس این ایبسولوٹ فیلئر. یہ بجٹ ایک اکنامک یہ جو آپ میلٹ بات ڈاؤن کہہ کا رہے ہیں یہ بجٹ ہے. میری کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے, وہ بات کہتے ہیں کہ جی 3 مہینے میں یہ ری ایویلویٹ کرنا پڑے گا, بیکاز ابھی آن پیپر جیسے تیسے بجٹ بنا دیے, لیکن اس کو جب یہ کریں گے اپلائی کریں گے, جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ان کو اپنے تمام ٹارگٹس ری اسیس کرنے پڑیں گے. علی محمد خان صاحب جی, یہ آپ نے بنا تو دیا ہے جی بجٹ, لیکن لوگوں کو کانفیڈنس اس لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے اپنے تمام جو ٹیکس کے تھے اور یہ جو تمام ٹارگٹس تھے ان کو تبدیل کیا تھا دوبارہ, تو یہ آپ اس کو چلا نہیں پائیں گے جی. 3 مہینے کے بعد آپ دوبارہ جو ہے, یا منی بجٹ تو آیا ہی آیا, اور اس کے بعد پھر آپ یہ تمام جو آپ نے اہداف رکھے ہیں ان کو آپ نے ابھی تبدیل بھی کرنا ہے دوبارہ. ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں, 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ سے تعزیت کروں گا. ابھی دیکھا میں نے آپ کی والدہ صاحبہ شاید فوت ہوئی 4 شکریہ جی جی اور اللہ کی مغفرت کرے, اور آپ نے اس میں کینسر کا ذکر کیا ہے. بہت ایک موذی مرض سے وہ گزری ہیں, اور آپ کو شاید کرونا بھی ہوا ہے, تو آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں سب کو اللہ صحت دے. ہمارے پارلیمنٹیرینز کافی بیمار ہیں, اور یہاں پہ پہلے بجٹ پہ جانے سے پہلے صرف 5-10 سیکنڈ میں اپنے پارلیمنٹیرینز کو, حکومت اور اپوزیشن دونوں کو, جو اس مشکل حالات میں پارلیمنٹ میں آئے ہیں, آ رہے ہیں, کچھ اس میں بیمار بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ آ رہے ہیں, جو ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رسک لے کے آ رہے ہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس میں ڈال کے. جس طرح سے ہیلتھ ہمارے ورکرز آگے جا رہے ہیں, پیرامیڈکس, ڈاکٹرز, ساتھ میں پولیس, ساتھ میں ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کو نہ بولیے, فوج, اسی طرح سے ہمارے پولیٹیشنز پیچھے نہیں رہے. علی صاحب تھوڑی سی میں یہاں پہ ایڈیشن کرنا چاہوں گی. دیکھیں جب ٹیکنالوجی موجود ہے نا تو ہمیں اس کی مدد لینی چاہیے. ایک بریوری ہوتی ہے, ایک سمارٹنس ہوتی ہے. بہادری چلے ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے کہ ہم اس کو سمارٹلی ہینڈل کر سکیں, چند لوگ کسی ٹیکنالوجی کی مدد لے کر یہ سیشن کر لیں, اس میں بھی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے اس پہ ہمیں بعد میں بحث کرنی چاہیے, لیکن اس پہ سوچنا ضرور چاہیے. یہ بالکل ایک آپشن ہے, یہ رکھا بھی گیا اپوزیشن کے سامنے, لیکن ہمارے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کی, اور پھر بہرحال ایک میٹنگ اس پہ 3-4 اسپیکر صاحب نے کروائی تھی, تو اس پہ پھر جو فائنل حکمت عملی بنی وہ یہی تھی کہ فی الحال اسی طرح کریں. اس وقت ان کے پاس وہ کیپیبلٹی اچانک نہیں ہے, اس کو بہرحال بلڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے اور دنیا گئی ہے ٹیکنالوجی کی طرف, تو ہمیں بھی جانا چاہیے, لیکن پروبلی دیٹ ول ٹیک سم. اب یہ بجٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں آج کا جو بجٹ ہے, ان حالات میں جب ایک ایسے پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں جو شاید 100 سال میں اسی طرح کی ایک کوئی وبا یا بہت بڑا ایک حادثہ ہو جاتا ہے, اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے, 100 سال بعد آیا ہے, تو ان حالات میں کسی بھی حکومت کے لیے بہت آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی فزیکل ڈسپلن بہتر کرے, اپنے خرچے کم کرے, اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی اکنامک مینیورنگ کرے اور اپنی حکمت عملی سے کام لے. آسان سا کام ہے, عوام پہ نئے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیں, اور یہ آسان, اور یہ تو وقت ایسا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا کہ کیونکہ کرونا ہے, حکومت کے ریونیو جنریشن کے ذرائع بہت حد تک محدود ہوئے ہیں, اینڈ پوری دنیا میں حکومتوں نے ایک بہت بڑا ان کو فائنینشیل کرنچ کا سامنا ہوا ہے. آسانی سے آپ پاس آن کریں, ٹیکس لگائیں, لوگوں سے پیسے بٹوریں اور اپنا کام چلائیں. آئی تھنک ایک مشکل حالات میں عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں حفیظ شیخ صاحب نے ایک دلیرانہ بجٹ پیش کیا ہے. میں لفظ یوز کروں دلیرانہ, کیوں؟ نو ٹیکس, کوئی ٹیکس. دس از فار دا فرسٹ ٹائم. اچھے حالات میں بھی ایسا ٹیکس نہیں آیا. جو ہمارے ملک صاحب کی جماعت ہے جو بڑا کلیم کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی بڑی بہتر کی, ویسے دس از اے ویری ڈیبیٹیبل پوائنٹ, کیونکہ 5 سال کا اگر آپ ایوریج نکالیں تو دس ول بی یو نو فار می اٹ ول بی اے تھنگ آف وری, کیونکہ وہ جماعت جو پاکستان ٹائیگر بنانے کی بات کرتی تھی 0% ان کی ایکسپورٹ بڑی ہے اوور آل 5 سال کا ملا کے 0%. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دی اکنامک ٹیم آف عمران خان صاحب, خاص کر حفیظ شیخ صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے. I think this is one must give the credit where it is due کہ no tax in these times. ابھی آپ دیکھیں نا, ساتھ میں ہندوستان ہے اور بنگلہ دیش ہے, شری لنکا ہے, پھر آپ ویسٹ کی طرف جائیں, سب اب بجٹ پیش کرنے لگے ہیں. آپ کمپیئر کر لیجئے گا کہ وہاں کیا ہوا ہے. دوسرا
मैं समझता हूं कि जो एक कुर्बानी का आंसर स्टार्ट किया है सरकार ने अपने आप से, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की हालांकि एक ना पसंदीदा और अनपॉपुलर डिसीजन होता है नॉर्मली, वैसे ही आप कुछ बढ़ाते हैं ताकि यू गेट द गुडविल, लेकिन एक मैसेज देना था अवाम को कि मुश्किल हालात में हुकूमत, उनकी हुकूमत मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाह किसी पार्लियामेंटेरियन की, किसी सरकार से मुतल्लिका किसी वर्कर की तनख्वाह नहीं पड़ी, हालांकि मुश्किल सूरत हाल का सबको सामना है। और आखिरी बात, मेरी सॉरी लंबी हो गई है, आखिरी बात देखें, दो बड़े मेजर चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। दो, आई एम नॉट एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, नॉर इज मलिक साहब, डॉक्टर साहब बहरहाल हमसे ज्यादा माहिर हैं इनमें। देखें, 5,000 अरब का आपने कर्जा भी उतारा और साथ में इतना बड़ा मैं समझता हूँ अचीवमेंट है जिसके कोई तारीफ ना करे तो बुखल होगी कि 20 अरब पे ये छोड़ के गए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है। और बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, आपका फाइनेंशियल सेहत, वो आपका 3 तक लेके आना मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ एक अचीवमेंट है। इन हालात में किसान पे आखिरी बात, किसान और स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन पे फोकस करने की कोशिश की गई है। जहां तक उसकी बात है हेल्थ की, तो मैं उसमें आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि 100 अरब से ये जो बढ़ाया गया है आपका एहसास प्रोग्राम, 200 अरब अब क्रॉस कर गया है। ये गरीब पे ही लगना है 16 करोड़। ठीक है, ये बात सही है कि ये गरीब पर ही लग रहा है। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ एहसास प्रोग्राम, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ एहसास प्रोग्राम। मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू हुआ और उसके बाद आज उसकी एक्सटेंशन है, हर हुकूमत उसको आगे एक्सटेंड कर रही है। ये अच्छी बात है कि इसको चलने दे रहे हैं तमाम लोग। नफीसा बीबी, आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, हाथ बंधे हों और आपके पास पैसे हो ना, ऊपर से कोरोना भी आ जाए, सो आरंट यू बीइंग अ बिट हार्श ऑन द गवर्नमेंट? बिकॉज आज हमने देखा कि आप लोग काफी वहां पर एहतजाज भी हुआ ऑपोजिशन की तरफ से। कोई सजेशंस हमने नहीं देखी इससे पहले। आप लोग ऑपोजिशन ने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या अभी आप लोग बाद में करेंगे, सजेस्ट करेंगे जी कि ये इस तरह से हम करते हैं, सजेस्ट कि ये होना चाहिए था बजट के अंदर? देखिए, डज द गवर्नमेंट डिजर्व बेटर? अभी अगर हम पस मंजर देखें बजट का, तो हम एक तूफान के बीच में हैं और जो अभी प्रोजेक्शंस हैं वो अभी बहुत आगे जाना है और बहुत मामले जो हैं वो खराब होने हैं। हमने तो डे 1 से कहा था, और उस पस मंजर में अगर ये जो तूफान आ रहा है या जिसके बीच में है, काश उस वक्त कोई एक नेशनल यूनिटी का पैगाम देकर और हम कोई हिकमत अमली बनाते और उसी पस मंजर में फिर बजट बनता, तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जाके मिलती। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने ये प्रेफर किया कि कोरोना से ना लड़े और हमसे लड़े, और आज जो उन्होंने बजट दिया उसमें कोई भी जो इस वक्त तूफान की कैफियत है, जो इस वक्त एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, लग नहीं रहा कि हुकूमत जो है उसको फेस करना चाह रही है इवन इन दिस बजट। और अपने ही एजेंडा को कॉन्ट्रडिक्ट उन्होंने किया है। फोकस तो ये होना चाहिए था कि जो आगे 2-3 माह जो है वो भी हम पैरालाइज होंगे, मईशत भी पैरालिसिस में जाएगी, क्योंकि अमवात इतनी अनफॉर्चुनेटली जो डेटा आ रहा है तो बढ़ेंगी और उससे केसेस भी बढ़ेंगे। सिस्टम आपका पैरालाइज होने जा रहा है, तो उस पस मंजर में आपको एक कोई सोच लेके आनी चाहिए थी जिसमें आप एक मैसिव, ये इस वक्त नंबर्स की बात नहीं होनी चाहिए थी। आई थिंक वैसे भी आपके नंबर्स फिक्शन है। इस वक्त आपका जो डिफिसिट है, जो बजटरी डिफिसिट है, वो खुद आप कह रहे हैं कि 9.1% है। तो नेक्स्ट आप को इस डिफिसिट को क्यों नहीं आपने मेंटेन करके आप अखराजात बढ़ाते, आप पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस पर अखराजात बढ़ाते, आप सूबों की हैंड होल्डिंग करते, आप कोरोना से फाइट की एक कमिटमेंट दिखाते और आप जो अपनी मईशत है उसको आप स्ट्रेंथन करने का एक पैगाम देते। इस वक्त तो वही रवायती बजट है कि इधर लेकिन नफीसा बीबी, अभी तो जैसे आपने भी खुद कहा कि अभी अगले 3 महीने भी मुश्किल है। अभी तो हुकूमत उस फेज में ना जहां पर उसने रिलीफ देना है या उन लोगों को कुछ शॉर्ट इन द आर्म देना है कि जो अफेक्ट हुए हैं। वो बजाहिर एक 875 अरब रुपए का एक रिलीफ बजट दिया। मैसेज मिल रहा है बजट से कि इनको कोई ये रिलीफ देना है? सारा झूठ बोला है। मुझे बताए 2.1% ग्रोथ मुमकिन है इस माहौल में? बिल्कुल मुमकिन नहीं है।
اور آپ 650 ارب रुपए सिर्फ आप PSDP में दे रहे हैं. आप सूबों को क्या दे रहे हैं? आप क्यों नहीं पेंशन्स और पेज में थोड़ा बहुत इजाफा कर रहे हैं लोगों को? आप बिजनेसेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए आपके पास क्या है? ताजरों के लिए आपके पास क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उन्होंने एक तमस्खर एक जो फिगर हमें 1.2 ट्रिलियन की देकर हमारा मतलब एड नॉजियम इसको रिपीट किया, इट्स अ फिक्शन. ठीक है. इस बजट में वो कैसे डाल दिया? वो तो लास्ट बजट का होना था. और वो कितने अखराजात उन्होंने किए हैं, उसमें से कितने लोगों को उससे रिलीफ मास से वहाँ 150 अरब जो आपने दिए हैं, उससे कोरोना आपने खूब फैलाया है. उसके अलावा आपने सिर्फ एक्सपोर्ट्स को थोड़े बहुत रिफंड्स दिए हैं. और आपने क्या किया है उसमें से? चले मुझे एक ब्रेक पे जाने दें बिकॉज ये बजट और इसके बाद जो अगले महीने हैं ये बहुत इतने क्लोजली रिलेटेड है. क्या स्ट्रैटेजी हुकूमत रीएवैल्यूएट कर सकती है अपनी, खास तौर पे कोरोना के हवाले से? बिकॉज अब तो अगले 3, 4, 5 माह जो बात होगी वो कोरोना के ही कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी, क्योंकि नॉर्मल तो दुनिया इस वक्त है नहीं. ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगले आने वाले 2-3 माह के ऊपर अंदर भी जो भी फैसले होने हैं हुकूमत के, वो कोरोना ने जिस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है और यहाँ पे जिस तरह से ये फैला है उसके तनाजुर में होंगे. अब अगर ये जो भी आपकी पॉलिसी है इसको रीएवैल्यूएट करने का वक्त है तो वो अभी है. लॉकडाउन के ऊपर शुरू से लेकर अब तक बटी रही है राय. दुनिया का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये लफ्ज बहुत पिट चुका है कि ये था कि भाई लॉकडाउन करके कंटेन किया जा सकता था, कुछ अरसे पाकिस्तान ने नहीं किया, वो ट्रेन अब छूट गई है. अब जो कोरोना है काफी बड़ी तादाद में फैल चुका है, अमवात उतनी नहीं है बकौल वजीर आजम साहब की जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. बहरहाल लॉकडाउन के ऊपर बार बार वो तनबीह करते रहे हैं कि अगर ख्याल ना किया अवाम ने तो हमें दोबारा चीजें बंद करनी पड़ेंगी. अभी कल भी उन्होंने ये कहा है, सुनिए. आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो मेरे इन लोगों का क्या बनेगा? ये जो 25% मेरे गरीब लोग हैं, अगर मैं पूरी तरह लॉकडाउन लगाऊंगा उसके और असरात होंगे, सबको मुश्किलें पड़ेंगी. 22 करोड़ लोगों को हम बंद नहीं कर सकते. गरीब घरानों के अंदर 1, 2, 3 एक हफ्ते के बाद आप कैसे उन्हें कहेंगे अगर वो भूखे हैं तो आप बंद रहें? ये नामुमकिन है स्टेट के लिए. लॉकडाउन से एक हल नहीं था. ये मुल्क अब लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता. अब जो हमारे पास डेटा आ रहा है, मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि हम अब सख्ती करेंगे, हम एक्शन लेंगे. जो अमल नहीं किया जाएगा वहां बंद कर दिया जाएगा. सख्ती करेंगे, हम एक्शन लेंगे. इस्लामाबाद में कुछ खबरें ऐसी भी हैं, इलाके अब सील किए जा रहे हैं. कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी हमने ये सख्ती करने के अंदर. अब जो बात गरीब की करते थे खान साहब, अब वक्त कुछ ऐसा है कि वो जो गरीब इससे अफेक्ट हो रहा है, उनकी एक्सेस नहीं है अस्पतालों तक, उनकी एक्सेस नहीं है वेंटिलेटर्स तक. तो इधर केस अब ये बीमारी अगर फैल भी गई है तो इसमें फिर भी ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज अभी भी गरीब जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है. बहरहाल अपने मेहमानों की तरफ हम वापस बढ़ेंगे. मलिक साहब, अब लाहौर में तो चूंकि आप बैठे हुए हैं, आपको मालूम ही वहाँ पर हालात क्या है. आपने कहीं देखा है वहाँ पे कोई स्मार्ट लॉकडाउन हुआ हो इन वे कि कुछ इलाके आइडेंटिफाई करके उनको सील करने की बात की गई हो कि भाई यहाँ से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं? इस्लामाबाद में हमने सुना है कि ऐसा किया जाएगा, कुछ सील किया जाएगा. ये स्मार्ट लॉकडाउन आपको नजर आ रहे हैं लाहौर में कहीं सर? नहीं मानिए, देखिए मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट में इटसेल्फ एक इतनी बड़ी कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शन है कि अब ये बात समझने से हम कासिर हैं कि क्या वो 25% जो गरीब हैं वो कोरोना से इम्यून है, और प्राइम मिनिस्टर को उनकी भूख की फिक्र है और उनकी बीमारी और मौत की नहीं. तो दिक्कत यहाँ पैदा होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं और ये साथ कहते हैं कि जब मैं लॉकडाउन लगाऊंगा तो इन 25% लोगों का क्या बनेगा, उस वक्त गालिबन शायद उनकी सेफ्टी, हेल्थ, उनकी लाइफ प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक उनका मतमे नज़र नहीं है. अच्छा, और ये फिर शायद ये भी एक मसला है कि अगर आप पब्लिक सेफ्टी के ऊपर इकोनॉमी के उस पहलू को फोकियत दे दें, प्रेफरेंस दे दें, जो कि बहरहाल पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद किसी सूरत भी रेलिवेंट नहीं रह जाएगी. अगर खुदा न खास्ता इस कोरोना का वही बिहेवियर जो नज़र आ रहा है, और जैसे आपने कहा कि एक वर्ड SOPs बड़ी दफ़ा इस्तेमाल किया गया, बड़ी बार कहा गया और उस पर बड़ी एक बहस भी रही, लेकिन खुदा न खास्ता ये जो ट्रेजेक्ट्री, जो प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं और जिस अंदाज में केसेस बढ़ रहे हैं,
تو 22 کروڑ لوگ ہی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو پھر کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن 22 کروڑ پر نافذ کرنا پڑے گا؟ اب یہ دو باتیں تو میری اس لیے بھی سمجھ سے باہر ہیں کہ پرائم منسٹر کو ایویڈنس بیس چلیں. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہوئے نہیں، حالانکہ میں بڑا سخت معترض ہوں، میں سخت الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے آپ کی پوری قوم کو اپنی پاپولرزم کے پیچھے دھکیل کر ان کو بالکل اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑا. یہ میرے ایکچولی جذبات ہیں، بٹ اسٹل فار دا سیک آف آرگومنٹ میں کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نے یہ تصور کر لیا ہے اور ان کو پھر ڈیٹا کلیکٹ کرانا چاہیے تھا، ایویڈنس بیس بات کرنی چاہیے تھی. کیا ان کے پاس شماریات کا محکمہ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس پورے اسٹیٹ کا آپریٹرس نہیں ہے؟ کیا ہی از بینٹ اپون ٹو جسٹ کہ جو ان کی ٹائیگر فورس بات کرے گی وہی قائم رہے گی؟ کیا ان کے پاس کیبنٹ میں علی محمد خان جیسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے حلقوں سے ان کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہی بیٹھے ہیں صرف جو کہ بالکل پولیٹیکل نان اینٹیٹیز ہیں اور ان کی ایڈوائس پر ساری بات چل رہی ہوگی، جو صرف ایک کمپیوٹر کے اوپر گرافکس دے کے اگلی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ فیس دا گراؤنڈ ریئلٹی، حقیقت کے سامنے لائیں. لاہور میں ود مائی ریسورسز اینڈ مائی ریلیشن شپ ود پیپل، میں اپنے ایک قریبی عزیز بھائی کے لیے جو خود بھی پولیس کے اندر انسپیکٹر ہے، وہ کرونا پیشنٹ تھے، میں پورے لاہور میں ان کے لیے ایک بیڈ نہیں ڈھونڈ سکا. میں نے وزیر سے بات کی، میں نے چیف منسٹر آفس سے بات کی، میں نے سیکٹری ہیلتھ سے بات کی، آئی ڈیڈ مائی لیول بیسٹ، لیکن میں ایک بیڈ نہیں ان کے لیے لے سکا. آج یہ لاہور میں آج سے 5 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، 7 دن پہلے کی، اور آج اس سے صورتحال بہت خراب ہے. آج میری درخواست ہوگی حکومت سے کہ ابھی بھی اٹ از ہائی ٹائم پبلک سیفٹی کو امپورٹنس دیں. آپ یہ جو بار بار بحث کھولتے ہیں، کبھی پبلک سیفٹی ورسز اکانومی، کبھی جاب لیسنس ورسز پبلک سیفٹی، کبھی آپ کہتے ہیں کہ چھینا جھپٹی شروع ہو جائے گی، کبھی آپ پبلک سیفٹی ورسز ریلیجن کی بحث کھول لیتے ہیں، اور ہر چیز کے اندر اپنی پاپولزم کے پیچھے آپ جاتے ہیں، اور آپ ایک پاپولر فیصلہ جو کہ ان افیکٹو فیصلہ ہے، جو کہ اس وقت ایک بڑا ہارم انفلیکٹ کر رہا ہے لوگوں پر، تو پلیز فار گڈنس سیک. بیکاز لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ جو کرے وہ پاپولر بھی ہو. کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور لوگوں کو وہ سخت فیصلے پسند کہیں نہیں آتے دنیا بھر میں. اب دنیا بھر میں کئی مثال لے لیں، لیکن جسے کہ نا سختی سے امپلیمنٹ کروائے گئے ہیں کچھ فیصلے. ہمیں لگتا ہے کہ اٹس دا ادر وے راؤنڈ. علی بھائی میں آپ کے پاس آؤں گی کہ ذرا سی پاپولیرٹی کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، فوراً یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اوہ اس کا ریئیکشن ٹھیک نہیں آ رہا، اس کو میں تبدیل کرنا چاہیے پالیسی کے اوپر. ابھی تک جتنے فیصلے میں ان کے ہر چیز پہ بات کا اطلاق ہوتا ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ حلقوں میں جاتے ہیں، آپ کا اسلام آباد میں لوگوں سے انٹریکشن ہے، تشویش ہے آپ کو لگتا ہے کہیں کہ بھئی یہ کیسز تیزی سے سپریڈ ہو رہے ہیں، ایک بات کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ ہی کی اس چینل پہ 4-5 دن پہلے بھی یہ بات کی، جس پہ ہمارے ایک بڑے مہربان ہمارے اینکر ہیں اور کچھ دوستوں بڑے مسکرائے، مذاق بھی اڑایا میرا. میں نے ان کو ایک بات کی کہ دیکھیں، عمران خان صاحب فرام ڈے ون ویری کلیئر ہے. کنفیوژن کچھ لوگوں میں رہی، ویری کلیئر. ان کو پتا تھا کہ میں نے ملک کو فل لاک ڈاؤن نہیں کرنا، وہ اسی پہ چلے. ہاں ظاہر ہے انہوں نے ڈائریکشن دی، صوبوں نے بہرحال صوبے پر اختیار ہے، تو ان کو انہوں نے ایون جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے ان کو بھی ہم نے مجبور نہیں کیا. ان کے چیف ایگزیکٹوز پنجاب اور کے پی کے اگر وہ پختونخوا کے چاہتے تھے انہوں نے کیا، لیکن الٹیمیٹلی صرف پاکستان نہیں دنیا اب اس بات پہ آ رہی ہے. دنیا میں کسی ملک میں اس کو فل لاک ڈاؤن وہ فل لیکن علی صاحب دو باتیں دیکھیں، اگریڈ، لیکن پلیز جو یہاں پہ بار بار بات ہوتی وہ یہ کہ جس وقت کیسز نہیں اچھا بتائیں ایک چیز پہ ہم ونڈیکیٹ ہوئے ہیں. دیکھیں ایک بات میں اس کو ذرا تھوڑا سا سپلیمنٹ کر لوں، اپنی ونڈیکیشن والی بات پہ آتا ہوں، تھوڑا مجھے بولنے دیجیے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں بالکل کسی پہ یہ الزام نہیں لگاتا کہ اگر کسی نے فل لاک ڈاؤن کی بات کی تو ان کو یہ کسی کو شوق نہیں تھا کہ اس ملک کو ہم بند کر دیں. ان کی سوچ یہ تھی کہ فل لاک ڈاؤن کریں گے تو بیماری نہیں پھیلے گی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر فل لاک ڈاؤن کی بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، تو ایز اے وزیر اعظم ایک طرح سے وزیر اعظم جو ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، خان صاحب یا کوئی بھی ہو، وہ ایک ملک کا بڑا ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے، میرے ملک کے لوگ خدا نخواستہ جو ہے وہ کووڈ کا یا کسی بھی تعاون یا بیماری کا وہ شکار ہوں. دونوں طرف نیک نیتی تھی، صرف پوائنٹ آف ویو کا فرق تھا. اور ونڈیکیشن کی بات یہ ہے
कि हमारे बिल्कुल ही पड़ोस में हम 22 करोड़ हैं, वो 1 करोड़ 30 करोड़ होंगे, 1 करोड़ से ज्यादा है। हिंदुस्तान में उन्होंने फुल लॉकडाउन किया। इस वक्त सिचुएशन क्या है, कल जो उसकी एक रिपोर्ट आई है कि जी 5वें नंबर पे 24% वो है जो इंतहाई इस वक्त बिल्कुल पागलों की तरह निकलने के दरपैर है। 84% बंदा जो है वो इंतहाई परेशान है। लेकिन आपको पता है ना कि इंडिया ने जैसे इसको हैंडल किया है, वो कोई दुनिया उसकी तारीफ नहीं कर रही, उनकी पॉलिसी की भी दुनिया तारीफ नहीं कर रही, उन्होंने भी भोंडे तरीके से इसको हैंडल किया। सो मैं बात कर रही हूँ, फोकस क्यों उधर नहीं करते कि भाई जिन ममालिक ने अच्छे तरीके से उन्हें हैंडल किया, हम उनको उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? भारत के अंदर से तो खुद आवाजें उठ रही हैं कि आपने गलत हैंडल किया। मैं एक बात कर पाऊँ अगर आप मुझे इजाजत दें। देखें, आपकी इस बात से मैं डिसएग्री थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट डिसएग्रीइंग कि अगर आपने लॉकडाउन करना है तो फिर आप उसको हिंदुस्तान से बेहतर कर सकते हैं। पर मैंने आपको बताया कि हमारे वज़ीर आज़म साहब की और हमारी हुकूमत की हमारा ख्याल था कि मुल्क मुतहमिल नहीं है ना ही लॉकडाउन का। अब मत भूले कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि गरीब मुल्क है और जो कि लुटा हुआ मुल्क है, जिसको लूट के लोग कहा गए हैं, लेकिन उसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने चलाया एक इमरजेंसी की बुनियाद पे। मुझे कोई मुल्क बता दे दुनिया का जहां 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को, जो कि 10 करोड़ जो है वो लोग बनते हैं, जिनको आपने घर बैठे जो है मोबाइल पे 12,000 रुपए भेजे, एक बहुत बड़ी कामयाब स्कीम चली। मुझे कहीं से बताएं, डॉक्टर साहबा बैठी हैं और यहाँ पे मलिक साहब भी बैठे हैं, मुझे ये बताएं कहीं आपके पास एग्जांपल है कि अली मोहम्मद ने या मेरी जमात के किसी बंदे ने या इवन इमरान खान साहब ने या जो इंचार्ज है डॉक्टर सानिया निश्तर ने अपनी मर्जी की जो है 10,000 बंदों को हमने पैसे दिए हों? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमने किया है, कोशिश की है। दूसरी चीज ये है कि आप इस चीज को मत भूलें कि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज न्यू, इट वाज एन इवॉल्विंग सिचुएशन। तो इस वक्त बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूं कि हम कैपेसिटी बढ़ाने की तरफ हमें जाना चाहिए, हम जा भी रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है खुदा ना करे स्पाइक आए, खुदा ना करे स्पाइक आए। सर जी स्पाइक आ चुकी है, सर आ चुकी है, खुदा ना करे की बात नहीं है, स्पाइक आ गई है। 5 गुना और बना दे आप। सर ग्राउंड रियलिटीज ये है कि स्पाइक आ गई है। आपको कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे वेंटिलेटर या बेड नहीं मिलता। अगर ये स्पाइक नहीं है तो अल्लाह रहम करे, इससे आगे स्पाइक की एक सवाल मेरे से लेते जाएं, उसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से जरूर चाहूंगा, क्योंकि मलिक साहब की तो इस वक्त 4 सूबों में हुकूमत नहीं है। हाँ, गिलगित और AJK में है, लेकिन डॉक्टर साहब की सिंध में है। सिर्फ एक सवाल है, हम हमारे हिस्से की तनकीद में बिल्कुल सर तस्लीम खाम 40% में पूरा मुल्क भी आपको चला रहे हैं, लेकिन जो आपका 60% जो सूबों में जा रहा है, जो हेल्थ इस वक्त डिवॉल्व है, आप मुझे बताना पसंद करेगा कि आपकी कितनी % स्पेंडिंग वहां पे हुई है, आपने कितने वेंटिलेटर्स वहां पे खरीदे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी। वो मैं डॉक्टर साहबा से पूछूंगी ना, नफीसा शाह साहब की तरफ। वो बिल्कुल सही बात है, जो सिंध हुकूमत है वो इस सिंध पीपल्स पार्टी हुकूमत में है इस वक्त सिंध के अंदर, तो उनको अपने सख्त जवाब देने हैं। लॉकडाउन इम्प्लीमेंट उनसे भी नहीं हो पाया। जी नफीसा साहब, चले इस सवाल का जवाब। 1 महीना पहले फौत हुआ है वो डॉक्टर, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से। आज की बात नहीं है। नहीं आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी नफीसा साहिबा की तरफ सवाल लेकर आऊंगी ना कि भाई कुछ फैसलों के अंदर आप लोग खुद मुख्तार हैं, उनकी ओनरशिप आपको खुद ही लेनी होगी। विफाक के को आप नहीं कह सकते क्योंकि विफाक हमें ये कह रहा है तो हम जो है इस तरह इसलिए हम ये कर रहे हैं। वो ओनरशिप आपकी होगी, जो आपके वहां पे सूबे के अंदर कैजुअलिटीज होंगी जिसको हैंडल किया जाएगा, उसका जवाब आप लोगों को ही देना है। जी कोशिश हमारी नफीसा साहिबा से हमारा राब्ता हो जाए। बहरहाल जी यही वाली बात है कि अब अगर क्या हमें अपनी जो कौमी पॉलिसीज को रीवैल्यू करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा, रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह तेजी से केसेस आगे बढ़ रहे हैं, इससे खाली यही नहीं कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि उससे जुड़े जो मेडिकल सेक्टर के अंदर और डिपार्टमेंट्स हैं, कोई आई ऑपरेशंस हैं, कोई दिल के ऑपरेशंस हैं, कोई और कैंसर के इश्यूज हैं, ये तमाम लोग जो है इनकी इलाज भी अब यहाँ अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं और उनको आगे की डेट्स दी जा रही हैं। उनके जो इलाज के लिए जो तमाम रिसोर्सेज है वो मौजूद नहीं है। कोविड से लड़ रहे हैं डॉक्टर्स, बाकी तरफ क्या ध्यान करें। तो ये अब आगे एक सिलसिला चलना है जो अगले 3-4 माह में चीजें मजीद संगीन होंगी। क्या अभी हम अगर लॉकडाउन करते हैं और कुछ जगहों को हम बंद कर देते हैं, क्या इससे हम फैलाव रोक पाएंगे या नहीं? मैं जो ब्रेक पे जाना है वापस आएंगे, इधर से गुफ्तगू का अपना सिलसिला शुरू करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। चूंकि इस पूरे तजर्बे से खुद मैं गुजर रही हूँ कोरोना वाले, तो कुछ बातें जो यहाँ पर मैं आपसे करना चाहती हूँ, मेरे ख्याल है मेरे जो दोनों मेहमान हैं साथ, मुझे उनकी भी मदद ये चाहिए होगी ताकि थोड़ा सा जो परसेप्शन है इस हवाले से उस पर भी बात की जाए। हम ये बात करते हैं जी कि इतनी अमवात हो गई, इतने लोग जो है उनको कोरोना जो है वो पॉजिटिव हो गया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फिगर भूल जाते हैं कि इसमें बड़ी तादाद में लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो इस वक्त फैक्ट्स हैं, अमवात पाकिस्तान में 2463 है। यकीनन ये तशवीशनाक बात है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए थी। इसको बेहतर मैनेज कर सकते थे, बिल्कुल बेहतर मैनेज कर सकते थे, लेकिन इसके बिल्कुल साथ जो सेहतयाब होने वाले लोग हैं उनकी अगर तादाद देखें तो वो 40,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो खास तौर पे लोग इस तजर्बे से गुजर रहे हो, उनको ये बार बार बताना जरूरी है जी कि इसमें सेहतयाबी के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, और ये भी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को शायद इसके सिम्टम्स महसूस भी नहीं हुआ करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग मुश्किल में हैं उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये आगे फैलाव होगा, हमारे हेल्थ सेक्टर पे ऑलरेडी ये बहुत फर्क पड़ चुका है, दबाव पड़ चुका है, इससे ज्यादा आगे बढ़ेगा। सो आइदर वे, अगर हम लॉकडाउन करते हैं तब भी गरीब के ऊपर ये मुश्किल आती है, और अगर लॉकडाउन खोल के ये बीमारी फैलती है तब भी चूंकि उसका एक्सेस नहीं है, तब भी मुश्किल जो है गरीब पर ही आएगी। हुकूमत ने फैसला करना है जी कि हमने इसकी पॉलिसी लेकर के जानी। मलिक साहब, है तो ये शायद हर्ड इम्यूनिटी, कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, मुझे पर्सनली स्मार्ट लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा। आपको भी इस वक्त क्या पॉलिसी लग रही है? आप हर्ड इम्यूनिटी लग रही है ना आप लोगों को देखने में? जी देखिए मारिया, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे हर्ड इम्यूनिटी वाला जो आर्गुमेंट है, क्योंकि उससे बड़ी जल्दी, बड़ा इनिशियल स्टेजेस पर वेस्ट ने स्वीडन और इंग्लैंड दोनों जगह पर जो उनके साइंटिस्ट थे उन्होंने आके अपोलोजाइज किया, माजरत की, और वो जो ऑक्सफोर्ड पेपर प्रिंट हुआ उसमें बड़ा क्लियरली ब्रिटिश उनके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ पर कहा कि हमने गवर्नमेंट को जो कहा था, हम इसके नुकसान के साथ उसको गवर्नमेंट को हम ये एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सके कि लॉस कितना बड़ा हो जाएगा। ये ख्याल नहीं था कि कोरोना इस हद तक जो है वो अब फेटल भी होगा। ये हर्ड इम्यूनिटी की बात एक जगह पर वो ज़रूर करते गए, लेकिन हमारा पाकिस्तान का मामला थोड़ा इसलिए ज़्यादा मुख्तलिफ लग रहा है कि हमें किसी और चीज़ का एविडेंस नहीं अवेलेबल, किसी और चीज़ का, अदर देन इसकी फर्टिलिटी के, अदर देन इसके बड़ा ख़तरनाक हद तक लोगों को तकलीफ़ में लेकर जाने के। और अगर कोई एक एविडेंस जो इसके फैलाव को रोकने में मददगार साबित हुई है, चीज़ किसी चीज़ की सपोर्ट में है, तो लॉकडाउन के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, अपेरेंटली यस, अग्रीड। और कोई नहीं, कोई और तरीका, कोई और मॉडल ही नहीं है दुनिया में जैसे और मुझे और कोई गवर्नमेंट भी ढूंढनी पड़ेगी जो एविडेंस बेस्ड फैसले ना करती हो। यानी अगर तो ये सिर्फ इट इज अबाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर एंड इमरान खान तो बात और है। ये दुनिया की 180 ममालिक में गया, सब ने एविडेंस बेस्ड फैसले किए, और जब उन्होंने देखा कि ये मुश्किल बढ़ रही है तो जो लोग पहले हर्ड इम्यूनिटी की या इकोनॉमी की या बाकी बहस में थे, दे इमीडिएटली श्रिंक देयर पोजीशन। उन्होंने फॉरेन पब्लिक सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दी। बदकिस्मती से ये अली साहब से पूछते, बिकॉज ऑब्वियसली कैबिनेट में और दीगर लोगों से इनकी बातचीत भी होती रहेगी। अली साहब, जब आपने कहा कि खान साहब कहते हैं कि जी लॉकडाउन के मैं हक में नहीं हूँ, फेयर इनफ, वो समझते हैं, किस बेसिस पे और किस मुल्क के मॉडल की वो मिसाल देते हैं कि देखिए इन्होंने लॉकडाउन नहीं मुकम्मल किया, लेकिन इन्होंने देखें कोरोना से कुछ शिकस्त दी या उसको कंट्रोल कर लिया या मैनेज कर लिया। तो जब गुफ्तगू होती है तो किस मुल्क के बारे में आप लोग बात करते हैं कि देखिए ये एक सक्सेस मॉडल है, पाकिस्तान भी हो सकता है? सर देखिए, इस वक्त वो तो उस तरह से आप बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब एक ही फेज से गुजर रहे हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई पिछले साल या कोई 3 साल या 10 साल पहले कोरोना आया था, वी हैव सक्सेसफुल मॉडल्स। एवरी कंट्री इज डिफरेंट, हर किसी ने अपने मुल्क के लिए फैसला करना है। हाँ, ये एग्जाम्पल मौजूद थी। एक तरफ आपके पास स्वीडन था जो कि ओपन था, दूसरी तरफ आपके पास अमेरिका या इटली था जो बाद में बंद हुआ, लेकिन शुरू में उन्होंने बंद नहीं किया था। लेकिन एक चीज इधर और भी मैं कहना चाहूंगा जिस पे बात कम हो रही है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि यू आर ऑल्सो सर्वाइवर माशाल्लाह, और भी आपको सेहत दे, लेकिन हमारे और बहुत से लोग जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं। जैसे आज हमारे आमिर डोगर साहब, चीफ विप साहब आए हैं, ही इज ओके नाउ, और बहुत से लोग हैं वो सेहतयाब हो रहे हैं। हमारे मुस्लिम लीग नवाज से उनके हैं अता तरर साहब हैं, वो सेहतयाब हो गए हैं, सईद गनी साहब सेहतयाब हैं। मैं समझता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आपका एयर वाई का ये टाइम बड़ा देखा जाता है, वीकेंड आ रहा होता है, अगर आप इसमें जो वॉरियर्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, जो
لوگ کس طرح سے گزرے ہیں. یعنی کہ میں نے آج ایک ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, بڑے قابل آدمی ہیں, آئی تھنک وہ بہاولپور سے, ان کے 2 بیٹے کورونا کا شکار ہیں, انہوں نے اس پر باتیں کی ہیں. تو ایک امید بھی تو ہم لوگوں کو دلائیں. وہ ہم کرتے ہیں. ایکچولی میں ہر ہفتے میں سروائیور سے بات کرتی ہوں, میں کوئی 3-4 ہفتے مہینے سے کر رہی ہوں. مجھے خود اندازہ ہے کہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو بتانا. جی یہ ہم کرتے ہیں. That's a very good thing. اس سے ایک چیز ہوگی نا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اویئر کرنا اس کا ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن صرف اویئر کرنا, صرف ڈرانا نہیں. یعنی کہ اویئر کرنا بہت ضروری ہے, ایس او پی بہت ضروری ہے, لیکن اس سے سب سے بڑی آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ چونکہ آپ یو سیلف جو ہے آپ اس کی وارئر ہیں. میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ آپ کی انٹرنل ول پاور ہے. جس کی ول پاور مضبوط ہے, جس کی جو پازیٹیو ہے. اور ایک اور چیز, میں شاید مجھے موقع نہ ملے یہ بات کرنے کا دوبارہ ادھر, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں دس از سم تھنگ جو میں فیل کرتا ہوں, کیونکہ عوامی لوگ ہیں, عوام میں میں ملک صاحب ہم پھرتے رہتے ہیں. دیکھیں جو بیمار ہے خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, اس سے نفرت نہ کریں کوئی بھی. اور ایک اور بالکل اس کو ہنس دلائیں وی آر ود یو, لیکن تھوڑا سا دور. بہت اچھا میسج ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت اچھا میسج ہے. میں بھی یہ کہنا چاہ رہی تھی, لیکن آپ نے اچھا سم اپ کیا. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا اپنا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.